दोस्तों, स्वागत है आपका दिग्गज अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। समसामयिक बिंदुओं की श्रृंखला में आज का हमारा बिंदु है भारत की पड़ोसी कूटनीति को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता। आखिरकार जो हमारे पड़ोसी हैं और उन पड़ोसियों में जो राजनीतिक उथल-पुथल और तख्तापलट जैसी जो घटनाएं घट रही है, हाल ही में आपने नेपाल में जिन परिस्थितियों में सुशीला कार्की जो प्रधानमंत्री बनी है वहाँ की कुछ समय के लिए, उन परिस्थितियों को जो बड़ी सुर्खियों में रही वो सारी घटनाएँ, उनको आपने देखा होगा। किस तरह से नेपाल में उस आंदोलन को जेएनजी आंदोलन का नाम दिया गया। बड़ी मात्रा में तोड़-फोड़ की गई, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। जेएनजी ये एक टर्म बड़ा फैंसी सा टर्म है जेएनजी, आई होप आप इससे परिचित होंगे। जेएनजी जो 1997 से 2010 के बीच में जो पैदा हुए हैं लोग, वो जेएनजी कहलाते हैं। ये यंग जनरेशन को संबोधित करता है और जी ज़ूमर, जी स्टैंड्स फॉर ज़ूमर, मतलब इंटरनेट को सर्वप्रथम इन्हीं लोगों ने ज़ूम किया है या एक्सेस किया है अच्छे से, इसीलिए ये जेन-ज़ी कहलाते हैं। कहीं पे पूछा भी जा सकता है कि जेन-ज़ी क्या है? तो आप लोगों को याद होना चाहिए। बहरहाल लौटते हैं हम हमारे मुद्दे पे कि भारत की जो पड़ोसी की कूटनीति है, हमारे जो नेबर्स हैं, चाहे आप श्रीलंका को देख लीजिए। श्रीलंका जो आर्थिक रूप से दिवालिया हुआ और दिवालिया होने के बाद वहाँ पे तख्तापलट हुआ। चाहे बांग्लादेश को लीजिए कि किस तरह से वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में वहाँ पे सरकार अभी वर्तमान में चल रही है। और नेपाल या नेपाल के हालिया घटनाक्रम, म्यांमार जिसमें रखाइन प्रांत में जो रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा चल रहा है और पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो हमारी जो विदेश नीति है, इसको रीडिफाइन करने की, पुनर्परिभाषित करने की आज वास्तव में बहुत आवश्यकता है और ये मुद्दा भारत के सामने एक यक्ष प्रश्न बन के खड़ा हुआ है। कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखते हुए हमारी विदेश नीति को निर्धारित किया जा सकता है, उन पे हम आज विचार करेंगे। तो ये इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में आप जानते हैं कि तालिबान शासन है और नेपाल, सुशीला कार्की हाल ही में यहाँ पे जेन-ज़ी आंदोलन के बाद पीएम बनी है। चाइना, चाइना तो आप जानते ही हैं किस तरह का हमारा जो ट्रेड डेफ़िसिट है चाइना के साथ, हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट वहाँ हम कर नहीं पा रहे हैं। भूटान, भूटान ही वो क्षेत्र है जहाँ पे डोकलाम का विवाद हुआ था। बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस जहाँ की गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं अभी वर्तमान में, शेख हसीना के तख्तापलट के बाद। और म्यांमार जहाँ पे आंग सान सू की को नज़रबंद करके जेल में डाल के और मिलिट्री शासन लगा दिया गया है। तो भारत अगर देखें इस रीजन में चीन की जो डेट ट्रैप, जो कर्ज जाल में अपने पड़ोसी देशों को फंसा के भारत के चारों तरफ एक रिंग फेंस की नीति अप्लाई कर रहा है, जिसमें भारत को फंसाने के लिए वो नए-नए हथकंडे अपना रहा है। अब हम इससे संबंधित जो प्रमुख मुद्दे हैं, उन पे विचार करते हैं कि हमारे जो भारत के पड़ोसी देश हैं, इनके सामने क्या-क्या चुनौतियाँ हैं। जैसे श्रीलंका में तख्तापलट हुआ, श्रीलंका में जो आंदोलन हुआ, जो तमाम एनार्की हुई, अराजकता की स्थिति पैदा हुई, वो वहाँ बेरोज़गारी और दिवालियेपन के कारण हुई। आर्थिक कमज़ोरी और बढ़ता हुआ ऋण, ये लगभग सभी की एक तरह की कहानी बयाँ करता है, सभी इसी हाल में हैं। नेपाल में भी बेरोज़गारी का मुद्दा और तात्कालिक कारण वहाँ पे रहा। जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स हैं, उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे कि जेन-ज़ी या यंग जनरेशन जो भी है हमारी, उन वो आंदोलन पर उतर आए। चीन जो कि इस क्षेत्र में अपनी प्रभुत्व जमाना चाहता है और विश्व में अपने आप को एक बड़ी महाशक्ति के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहता है, अपने आप को स्थापित करना चाहता है।
उसकी बड़ी एक नीति है, बड़ी कूटनीति वो इस्तेमाल करता है, डेब्ट ट्रैप जिसे कहा जाता है, कर्ज जाल, कि सामने वाले देश को जो उसके पक्ष में नहीं आ रहे हैं या उसकी विचारधारा से समानता नहीं रखते हैं, उनको विकास के नाम पे अवसंरचना की परियोजना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी फंडिंग के नाम पे इतना बड़ा कर्ज दे देता है कि वो उसको वापस से चुकाने में सक्षम ही नहीं होते हैं। और फिर जब वो उस कर्ज को चुका नहीं पाते हैं तो वो उसकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर लेता है। जैसे पाकिस्तान में गौदर बंदरगाह हो गया, श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह हो गया, या चटगांव बंदरगाह ले लीजिए आप बांग्लादेश में। अब ये सारी जितनी भी लोकेशंस हैं, ये स्ट्रेटजिकली रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील है। जब चाइना दूसरे देशों को कर्ज दे करके और इन सारी स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट जगहों पे अपना कब्जा जमा रहा है धीरे धीरे करके, तो बाद में वो अपनी परमाणु पनडुब्बियां, अपने फाइटर जेट्स वहाँ पे तैनात करने की कोशिश करेगा, जो कि भारत के लिए, भारत की संप्रभुता और अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है जिससे। इसीलिए हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी को या विदेश नीति को पुनर्परिभाषित करने की बहुत तत्काल आवश्यकता है। दूसरा, अगर पड़ोसी देशों के साथ अगर हम चुनौती देखें तो व्यापक राजनीतिक अस्थिरता जो एक एनार्की या अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है, जहाँ पे कि शून्य शासन हो जाता है, कोई शासन नहीं होता है, भीड़ तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है और सरकारें गिर रही है या गिराई जा रही है। इसके अलावा लोगों में आंतरिक रूप से संघर्ष हो रहा है, आंतरिक गृह युद्ध जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, अनिश्चितता का माहौल हो रहा है, जिस ऐसे माहौल में न तो ट्रेड हो सकता है, ना किसी के साथ वार्ता हो सकती है, न ही देश की प्रगति हो सकती है। तो ये बड़ी खतरनाक जो है सिचुएशन है। तीसरा देखिए आप, अफगानिस्तान में कट्टरपंथ का पुनरुत्थान। अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट चल रही थी, उस गवर्नमेंट को हटा के और अमेरिका के जाने के बाद, अमेरिका के पलायन के बाद, तालिबान ने वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया। तालिबानी शासन में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है, कि पर्दा प्रथा और भी बहुत सारे कानून पर लाद दिए गए हैं, उनको शिक्षा जो है मुहैया नहीं करवाई जा रही है और बेसिक राइट्स से भी उनको मरहूम रखा जा रहा है, उनको वंचित रखा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मानवाधिकारों का हनन तो हो ही रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की जो मानव संसाधन है उनका भी दोहन नहीं हो पा रहा है। जो हमारी आधी आबादी है, महिलाएं, वो वहाँ की जीडीपी में कोई योगदान नहीं दे पा रही है। तो ये कट्टरपंथ का एक बड़ा भयावह स्वरूप है। इसके अतिरिक्त चूंकि तालिबान स्वयं आतंकवादी पृष्ठभूमि से आता है, तो दूसरे आतंकवादी समूहों के लिए भी वो सुरक्षित पनाहगाह का या आश्रय स्थल का काम कर सकता है। ये भी भारत के लिए नज़दीकी पड़ोसी होते हुए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। चीन का बदलता हुआ सामरिक प्रभाव। चीन क्योंकि बहुत प्रोएक्टिवली काम करता है और भारतीयों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि चीन किस तरह से एग्रेसिवली काम करता है अपनी नीतियों पे, चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, जिसमें कि जो है सड़क निर्माण की जा रही है, जो CPEC है उसका पार्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें जो बलूचिस्तान से निकल रहा है और उसमें वर्तमान में बड़े विद्रोह हो रहे हैं, क्योंकि चीन का अल्टीमेटली उद्देश्य जो उसके पड़ोसी देश हैं उनको अपने इन्फ्लुएंस में लाना है, उन पे कब्जा जमाना है। श्रीलंका और मालदीव को जो है बड़ी मात्रा में कर्ज दिया जा रहा है। कर्ज मैंने आपको जैसे बताया कि कर्ज जाल की स्ट्रेटजी जो है उसकी, भारत के लिए रिंग फेंस की नीति, रिंग फेंस पूछी जा चुकी है। एक बार रिंग फेंस जो पॉलिसी है हमारी फॉरेन पॉलिसी के सेक्शन में आती है, रिंग फेंस, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये सब चाइना की स्ट्रेटजी है। अगर हम म्यांमार में देखें तो रोहिंग्याओं का शरणार्थी संकट हो रहा है। रोहिंग्याओं का शरणार्थी संकट म्यांमार के कौन से, रखाइन प्रांत से, क्योंकि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ पे मिलिट्री शासन लगा हुआ है और जो शरणार्थी हैं, जो शरणार्थी संकट हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है वहाँ से, इस वजह से। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण की हम बात करें, जब किसी देश में
शासन शून्य हो जाता है, किसी तरह की कोई गवर्नमेंट नहीं रहती, अराजकता की स्थिति होती है, तो वहाँ पे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण के बारे में कौन सोचेगा? बिल्डिंग, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों, होटल्स, पर्यटन के अवसर, उन सबको जलाया जा रहा है, सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान किया जा रहा है। ये स्थिति किसी के लिए भी, ना तो विश्व के लिए, ना हमारे पड़ोसियों के लिए, उनके खुद के लिए, ना हमारे लिए, किसी के लिए भी ये स्थिति अच्छी नहीं है। और अब हम देखते हैं कि इन जो हमारे पड़ोसी देशों में ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, जिनके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए, इसका भारत पर क्या-क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहला प्रभाव जो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा-सीधा खतरा है। जब भी देशों में, किसी भी देश में ऐसी राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, तो वहाँ के नागरिक अच्छे अवसरों की तलाश में दूसरे देशों में पलायन करने लग जाते हैं। अब वो वैध तरीके से हो, वो भी ठीक, और अवैध तरीके से हो, तो वो भी ठीक। कई बार अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी जान बचाने के लिए भी लोग बाग पलायन करते हैं, जो कि मेक्सिको और अमेरिका के बीच में जो दीवार खींचने का फैसला है, वो अवैध प्रवासियों की वजह से ही लिया गया। सीमा पार घुसपैठ हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी बात, धीरे-धीरे जो सीमा पार जो घुसपैठिए आते हैं, वो दूसरे स्थान पे बस के और अपना एजेंडा चलाना शुरू कर देते हैं, और आबादी के कट्टरपंथीकरण में वृद्धि होती है। कहीं न कहीं आतंक से जुड़े हुए लोग उनका सहारा लेके, जो कि बड़े फ्रेजाइल लोग होते हैं, जो कि इमोशनली टूटे हुए लोग होते हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ सहा होता है, तो उनको स्लीपर सेल में वो एंगेज करते हैं, और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये सीधा-सीधा खतरा बनते हैं। दूसरा देखें, अगर कि भारत पे प्रभाव क्या हो सकता है इन चीज़ों का, कि हमारे जो डेवलपमेंट है, उस देश का विकास तो अवरुद्ध होता ही है, लेकिन जिस तरह से हमने अफ़गानिस्तान में हमारा इन्वेस्टमेंट किया था, वहाँ की संसद हमने बनाई, वहाँ का जो सलमा बाँध है, वो हमने बनाया, लेकिन तालिबान के आने के बाद हमारे जो द्विपक्षीय संबंध है, उनकी प्रगति कुछ रुक सी गई, और विकास भी अवरुद्ध हुआ। तो इसी तरह से द्विपक्षीय व्यापार, ये इसमें कमी आती है। अब द्विपक्षीय व्यापार में कमी कैसे आती है? जैसा कि हाल ही में देखने को मिला कि नेपाल में बड़ी मात्रा में विद्रोह और प्रदर्शन हो रहे थे, और हिंसा हो रही थी। तो जितने भी ट्रक जो हमारे यहाँ पे एप्पल वगैरह, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, एफएमसीजी जो होते हैं, जो सेक्टर का माल होता है, जो कि जल्दी खराब होता है, उन ट्रक्स को रोक दिया गया, वो माल काफ़ी खराब हो गया। यहाँ रोका गया क्योंकि जान ज़्यादा पहले कीमती है, तो वहाँ पे माल बॉर्डर को सील कर दिया गया, ताकि उधर से भी लोग इधर नहीं आ पाए। तो द्विपक्षीय व्यापार जो है हमारा कम हो गया। इसके अतिरिक्त सार्क और आसियान, जो बड़े-बड़े क्षेत्रीय समूह बने हुए हैं, सार्क और आसियान जैसे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एंड एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इन जो क्षेत्रीय समूह का प्रभाव भी कम होता है, क्योंकि जब किसी देश में कोई सरकार ही नहीं है, तो वहाँ पे कौन सुनेगा? भीड़ तंत्र भीड़ तंत्र किसी भी नियम को फॉलो नहीं करती है, भीड़ तंत्र किसी भी द्विपक्षीय संबंध की चिंता नहीं करती है, भीड़ तंत्र किसी भी जो है आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या किसी भी तरह का एग्रीमेंट अगर दो सरकारों के बीच में हो रखा है, उसको फॉलो नहीं करती है, तो सब कुछ विकास अवरुद्ध सा हो जाता है। तो ये जो पड़ोसी देशों की स्थिरता हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, शरणार्थियों की बढ़ती हुई संख्या और जनसंख्या की दबाव। शरणार्थियों की बढ़ती हुई जनसंख्या 1971 में जो पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार किए गए, उसी के कारण लगभग 1 करोड़ शरणार्थी हमारे भारत देश में आ गए, और 1 करोड़ शरणार्थी भारत देश में आने के कारण हमारे भारत के संसाधनों पर दबाव पड़ने लगा, और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने त्वरित फैसला लेते हुए युद्ध छेड़ा, और जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसको बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र रूप से स्थापित किया, और इसीलिए बांग्लादेश आज इंडिया का एहसानमंद है इस चीज़ के लिए। तो शरणार्थियों की जो बढ़ती जनसंख्या है, और वो जनसांख्यिकी न सिर्फ यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए खतरा है, अपितु यहाँ के निवासियों के लिए जो संसाधन मौजूद हैं, उन पे दबाव पैदा करते हैं।
राजनीतिक प्रभाव और क्षेत्रीय प्रभाव का क्षरण। राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रभाव का क्षरण किस प्रकार से होता है? जो भी राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, एक उथल पुथल होती है और तख्ता पलट होता है, उसके बाद जो लोग सत्ता पर काबिज होते हैं, वो सत्ता पर काबिज होने वाले लोग कहीं न कहीं किसी न किसी अपनी विशेष एजेंडा या मानसिकता से प्रभावित होते हैं और वो उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं। इसलिए वो अपनी व्यक्तिगत मानसिकता को पूरे देश पर थोपने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से उस वक़्त उनको जो सपोर्ट करता है, उनके आंदोलन में सपोर्ट करता है, उसकी नीतियों को वो प्राइमरीली एक्टिवेट करते हैं और प्राइमरीली उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्रीलंका में हम्बनटोटा, पाकिस्तान में ग्वादर और चटगांव जो बंदरगाह है बांग्लादेश में, इन पर चीन इसी तरह से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, जो कि भारत के लिए स्ट्रेटजिकली बहुत घातक है। ऊर्जा सुरक्षा और संपर्क योजनाओं में व्यवधान। ऊर्जा सुरक्षा और संपर्क योजनाओं में व्यवधान कैसे? जैसे कि एक तापी गैस पाइपलाइन है, तापी, ये पूछा भी जा चुका है कि तापी की फुल फॉर्म क्या है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तापी जो गैस पाइपलाइन है, ये देशों में राजनीतिक कोऑर्डिनेशन, समन्वय अच्छा नहीं होने के कारण ये जो है प्रोजेक्ट बढ़ ही नहीं पा रहा है। इस वजह से ऊर्जा सुरक्षा में जो है व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा एक IMT के लिए आ रहा है, इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। जो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय जो राजमार्ग परियोजना है, ये भी म्यांमार में जो सत्ता पलट हुई है, जो तख्ता पलट हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुई है, उसकी वजह से बड़ी इसका जो विकास है, उसकी प्रगति है, वो बहुत धीमे है। अवैध व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में वृद्धि होती है। अवैध व्यापार होते हैं, जब भी इस तरह की हिंसा होती है, तो ऐसे हिंसा के वातावरण में मानवाधिकारों का हनन होना, किसी के साथ जो बलात्कार और हत्या जैसी जो जघन्य अपराध हैं, ये सामान्य बातें हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में न सिर्फ वृद्धि होती है, अपितु अवैध व्यापार होता है। लोगों के पास भुखमरी बढ़ती है, लोग अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हो जाते हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती, कुपोषण, गरीबी, ये सब इसके मानव तस्करी और ड्रग्स, मादक पदार्थों के जो है तस्करी, इन सब में संलिप्तता या हथियारों की तस्करी, जो है गलत रास्ते पे उन लोगों का जो कि संवेदनशील हो चुके होते हैं अपने प्रति किए गए व्यवहार के कारण, ये सब इन घटनाओं के दुष्प्रभाव हैं, जो न सिर्फ उस देश के नागरिकों को प्रभावित करते हैं, अपितु जो पड़ोसी देश उनसे अपनी सीमाएं साझा करते हैं, वहाँ तक भी इनका प्रभाव आता है। जाली मुद्रा, जो कि हमारे भारत में एक या किसी भी देश के लिए एक बड़ा खतरा होती है, क्योंकि ये एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार कर देती है जाली मुद्रा, और हमारी इकोनॉमी को अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है। ये सब चीज़ें होती है राजनीतिक अस्थिरता के कारण। संसाधनों का विचलन होता है और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संसाधनों का विचलन क्यों होता है? संसाधनों का विचलन इस तरह से होता है कि जब मादक पदार्थों की या मानव तस्करी या हथियारों की तस्करी, मानवाधिकारों का हनन, लोगों के साथ होने वाली हिंसाएं, उन घटनाओं को मैनेज करने के लिए बार बार हमें अपने संसाधनों को रक्षा में और आंतरिक सुरक्षा में लगाना पड़ता है। जब हमारे संसाधन इन चीज़ों पे ज़्यादा खर्च होते हैं, तो विकास के लिए हमारे पास संसाधन कम बचते हैं, फिर हमारा डेवलपमेंट, हमारा नवाचार प्रभावित होता है। इसलिए हमारा डेवलपमेंट प्रभावित होता है, हमारी GDP ग्रोथ घट जाती है। इसलिए संसाधनों को सही दिशा नहीं मिल पाती। आवश्यक है, आज की आवश्यकता ये है कि हम अच्छी से अच्छी ग्रोथ करके महाशक्ति बने, आर्थिक महाशक्ति बने, ताकि इन सब चीज़ों को अच्छे से डील कर सकें। उसके लिए हमें हमारे संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना होगा। अब पड़ोसी देशों के साथ हम संबंध सुधारने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहला उपाय तो ये हो सकता है कि जो हमारे ऑलरेडी जो संस्थान बने हुए हैं, संस्थागत जो क्षेत्रीय तंत्र बने हुए हैं, जैसे कि बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, ऐसे समूह जो कि निष्क्रिय हैं, उसमें कुछ उनके प्रावधानों में बदलाव लाना चाहिए और ऐसे समूहों को पुनर्जीवित करना चाहिए।
इनका कहीं ना कहीं कोई एक स्थायी सचिवालय बनाया जाए और वो स्थायी सचिवालय हर समय अपने सदस्य देशों के साथ संपर्क में रहे और उनकी मॉनिटरिंग करता रहे। इस तरह की जो इंटेलिजेंस होती है कि किसी देश में उस ग्रुप के सदस्य देश हैं, इनमें कहीं ना कहीं ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसी इंटेलिजेंस एक देश दूसरे देश के साथ साझा करे ताकि समय रहते हुए उसके लिए निवारात्मक उपाय किया जाए और उसका समस्याओं का निवारण किया जा सके। या मंत्री स्तरीय जो संवाद है वो रेगुलर होना चाहिए और वार्षिक शिखर सम्मेलन होने चाहिए जिसमें कि एक मंच पे आके और सभी देश एक मंच पे आके सभी देश अपने अपने मुद्दों को खुल के रख सकें। ये तभी हो पाएगा जब जो क्षेत्रीय जो संगठन बने हुए हैं, बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, आसियान हो गया, ये सब अपने प्रभावशाली रूप से काम करें। दूसरी बात, अगर एक तो जो है ग्रुप के लेवल पे हम काम कर सकते हैं, एक द्विपक्षीय संबंध बढ़ा सकते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के लिए जैसे कि भारत और रूस का हाल ही में मसला चल रहा है कि भारत रूस से तेल आयात कम नहीं कर रहा है, जिस पे अमेरिका को आपत्ति है। दो देश आपस में अपनी मुद्राओं में डॉलर को बाईपास करते हुए दो देश अपनी मुद्राओं में भी लेन देन करने का कोई मैकेनिज्म स्थापित करें। ये एक बड़ी प्रेरणादायी पहल होगी और नवाचार होगा। इससे जो है दोनों के संबंधों में न सिर्फ प्रगाढ़ता आएगी अपितु एक विश्वास डेवलप होगा। इसके अलावा जो अलग अलग देशों में अलग अलग मानक होते हैं, उन मानकों में सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। जो सप्लाई चेन होती है, सप्लाई चेन में जो भी व्यवधान होते हैं, जो लॉजिस्टिक संबंधी समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए त्वरित उपाय किए जाने चाहिए। हमारे जो सीमा शुल्क होते हैं, कस्टम ड्यूटी होती है, उन कस्टम ड्यूटीज़ को व्यापार के अनुकूल होना चाहिए। उन कस्टम ड्यूटीज़ को व्यापार के अनुकूल होना चाहिए ताकि जो द्विपक्षीय व्यापार है अथवा बहुपक्षीय जो व्यापार है वो बढ़ सके, और बढ़ने के कारण ही पर्यटन है, जैसे पर्यटन संबंधी समझौते हो सकते हैं कि वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल देशों को दिया जाता है, वो इसी वजह से दिया जाता है ताकि उनके संबंध अच्छे हो सकें। इसके अतिरिक्त हम हमारी डिप्लोमेसी में, कूटनीति में जो परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे हम नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक अच्छे संपन्न हमारे अनुकूल दशाएं हैं, इसके लिए हमने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया है फ्रांस के साथ मिलकर, जिसका मुख्यालय गुड़गांव के अंदर है। उस ISA जैसी संस्थाओं में का विस्तार करके और देशों को उनमें जोड़ा जा सकता है। या हमारे जो पड़ोसी देश है उनमें हमारे इसरो की टेक्नोलॉजी जो है, इसरो की टेक्नोलॉजी जैसे इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। ये सुदूर संवेदन उपग्रह क्या करते हैं? सुदूर संवेदन उपग्रह हमारी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, बारिश, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, बाढ़ इत्यादि की पूर्व सूचना अपने पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं, और फिर इसके बाद यही जानकारी जो IRS से, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से हमें प्राप्त होने वाली सूचना, इंटेलिजेंस, उनका डेटा अगर हम अपने पड़ोसी देश के साथ साझा करते हैं कि आपके ये संभव है, आपकी ये आपदा संभव है, आपको इससे जो है समय रहते ऐसे ऐसे ये निवारण के लिए आपको ये उपाय कर लिए जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से एक मित्र का भाव पैदा होगा और हमारे संबंध सुधरेंगे। चौथा है क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्य ढांचा। आपस में एक स्वास्थ्य, जो कोविड जैसी महामारी फैली उसके बाद स्वास्थ्य एक बड़ा ही वैश्विक स्तर पे एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा बनकर उभरा है। इसमें कोविड के टाइम पे जिस तरह से भारत ने अपनी जो है अच्छी कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए वैक्सीन डिप्लोमेसी दी, और न सिर्फ हमारे यहाँ पे वैक्सीन बनाए गए अपितु सभी देशों में जो भी इच्छुक थे उन्हीं सभी देशों में जो है वैक्सीन बहुत ही कम दर पर भेजे भी गए। तो ये वैक्सीन डिप्लोमेसी का नाम दिया गया है इसको। इस तरह से स्वास्थ्य संबंधी और भी जो नवाचार हैं वो दूसरे देशों के साथ साझा किए जा सकते हैं। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र के संबंध में भी जो आपसी विश्वास है उसको बनाया जा सकता है। जो समय समय पर द्विपक्षीय हमारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है वो की जानी चाहिए। सीमाओं पर जिन दो देशों की सीमाएं एक साथ लगती है वहाँ पे संयुक्त सीमा गश्त की जा सकती है। जो हमारा टेररिज्म पर मिलिट्री का जो इंटेलिजेंस है वो साझा किया जा सकता है कि हमारे यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और ये इसका मूवमेंट, इस पर्सन का मूवमेंट यहाँ पे है, आप ये हमारे यहाँ वांटेड है, आप उसको जो है पकड़ के हमें सौंप दीजिए,
या हमारे अधिकारी आ जाएँगे, वो उनका जो है आप कोऑपरेट कीजिए उन्हें। या समुद्री क्षेत्र में भी, हम समुद्री क्षेत्र में भी आपसी समन्वय को बढ़ा सकते हैं, आपसी कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं। और क्या किया जा सकता है? और किया जा सकता है जो कि हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है जैसे कि इंडिया आईटी के क्षेत्र में अच्छा है, तो आईटी के क्षेत्र में उनको नवीन जैसे यूपीआई हो गया या कोविन पोर्टल हो गया, जो कि उस टाइम पे इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या में लोगों को अपने वैक्सीन का सर्टिफिकेट उनके घर बैठे मोबाइल पर उपलब्ध करवा दिया गया, जो कि बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम था। तो ऐसे टेक्नोलॉजी को साझा किया जा सकता है। और पर्यटन संबंधी जैसे कि बंदेज की साड़ी अथवा कोफ्तगिरी या फाइन आर्ट, हमारी ज्वेलरी, पेंटिंग, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, उनके थ्रू हम अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को बढ़ा सकते हैं। हमारी जो मूल्य श्रृंखलाएँ हैं, उनको एकीकृत करना आवश्यक है। हमारी मूल्य श्रृंखला में से व्यवधान हटाने के लिए उनको एकीकृत करना आवश्यक है। जो अच्छा मैकेनिज़्म एक डेवलप करना आवश्यक है, जिसमें कि जो सप्लाई चेन है हमारी, वो निर्विवाद हो जाए, वो उसमें से व्यवधान हट जाए। जो जो भी कंटेनर्स जा रहे हैं, जो भी वस्तुएँ जा रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो और एक जो सोर्स है, जगह है, जो सोर्स प्लेस है, वहाँ से डेस्टिनेशन तक निर्बाध रूप से पहुँचे। ये सब कुछ ऐसे पहल हैं जिनके द्वारा हम अपने पड़ोसियों से अपने संबंध अच्छे कर सकते हैं, और संबंध अच्छे करने के कारण न सिर्फ हमारी प्रगति अपितु उनकी प्रगति भी सकारात्मक रूप से परिवर्तित होगी। राजनीतिक स्थिरता किसी भी देश की प्रगति के लिए एक निर्णायक और आवश्यक चीज़ है। राजनीतिक स्थिरता ही किसी भी देश की प्रगति को सुनिश्चित करने का पहला पायदान है। तो वर्तमान में आवश्यकता है कि भारतीय विदेश नीति न सिर्फ अपने जो पड़ोसी देशों का माहौल है उनके प्रति सहानुभूति सहानुभूति की भावना रखे, अपितु वो व्यवहारिक भी होनी चाहिए और डायनेमिक होनी चाहिए, वो गतिशील होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के परिवर्तन से वो निपटने में सक्षम हो। तो जुड़े रहिए ऐसे ही और समसामयिक बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए दिग्गज अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद।